हाँ, तो चैप्टर 1 अपन ने थ्योरी जो मिड की थी वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली। अब उसके जो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद में अपन मिड में भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको वो भी करेंगे, जो पेज नंबर वाइज है, सारी कुछ करने वाले। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हो गए थे वो तो आपको पता है। अब नोट्स जब बनाए होंगे पीछे 3-4 वीडियो जो भी आए उनमें, और आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे बड़े ध्यान से समझना है। और जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ सारी चीज़ें करते जानी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या क्या करने वाले आपको बता दूं मैं कि पूरे तो पीछे वाले क्वेश्चन करेंगे, मिड वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायग्राम वाले उनकी फिर स्टार्ट पूरा सोल्यूशन वो भी करेंगे। ठीक है, तब जाके चैप्टर 1 कंप्लीट होगा बहुत ही शानदार तरीके से। स्कूल की नोटबुक आप अलग बना सकते हो और अपनी यहाँ की नोटबुक अलग बना सकते हो, क्योंकि अपन बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसका बुक के पीछे वाला फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपको गलत छांटना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना, ऐसा नहीं करेक्ट देख लो, बहुत ही ध्यान से समझना। और इसमें 4 ऑप्शन आपके पास में है, और ऑप्शन में भी ऐसा लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में कि ए एंड बी दोनों, ध्यान से मैंने लिखा नहीं है, ए और बी दोनों गलत है, या फिर ए गलत है या बी गलत है, या फिर ए बी सी तीनों गलत है। मतलब इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, वो तो आप समझते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूछना चाह रहा है। देखते हैं कौन सा क्या क्या गलत अपन को तो उससे मतलब है। अब देखो इसको तो मत देखना ना, ये तो ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है आपके बुक में कि दोनों गलत, एक सही 2 सही, वो वाली बात है। क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इस रिएक्शन को देख के पता लगाना है ये रिएक्शन क्या है। पीबी मतलब लेड, तो लेड ऑक्साइड ये सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है आफ्टर रिएक्शन। ये 2 तो बैलेंस करने के लिए लगाया, मैंने आपको पीछे वीडियोज में बता रखा है। तो लेड मतलब ये सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन को पहले सीखो, इसमें हो क्या रहा है। यहाँ देखो लेड ऑक्साइड है, पीबी का मतलब लेड ऑक्साइड है, जबकि यहाँ पर लेड है। यहाँ इस मतलब इस लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाके मिल रहा है। बात समझ में आ गई? मतलब लेड ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। देख लो भाई, रिएक्शन होने के बाद में दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो यहाँ पर लेड अकेला बच गया, ऑक्सीजन इसके पास चला गया। इसका मतलब सीसा, हिंदी में बोलते हैं लेड को सीसा, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित नहीं हो रहा, सीसा और हिंदी में सिर्फ सीसा का मतलब है लेड ओनली पीबी, जबकि पीबी ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब कि लेड ऑक्साइड पूरा का पूरा अपचयित हो रहा है। इसका डी सही है जबकि ए गलत है। समझ में आ गई? मतलब कि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऐसा नहीं कि लेड में से निकल रहा है। जिसमें से ऑक्सीजन निकलता हो मतलब वो रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब वो अपचयित हो रहा है। तो कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है, कि जबकि लेड नहीं हो रहा। गलत बात। दूसरी बात, फिर देखो यहाँ पर सी है, कार्बन है ना, है, और यहाँ पर कार्बन के बाद में बन क्या गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐड हो गया, मतलब C से CO2 हो गया, मतलब इस वाले इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, जबकि यहाँ जो कार्बन था वो C था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब किसका अब उपचयित हुआ? कार्बन का उपचयित हुआ। उपचयित का मतलब ऑक्सीडाइज होना, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो उपचयित हो जाता है। इसके अंदर कौन उपचयित हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। मतलब कि कार्बन जो अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो उपचयित हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये सही है। जबकि ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो गया। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो था ही नहीं भाई, ओनली कार्बन ही तो था। हमेशा इन चारों ऑप्शन को इस एरो से इधर, मतलब जो आफ्टर रिएक्शन, इससे पहले देखना है। ये जो भी बात लिखी है उसको इधर देखना है और जाना फिर उधर है। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुआ, नहीं, कार्बन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ, कार्बन हुआ। और कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो दूसरा भी गलत, यानी कि जो आपका आई थिंक इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी इनकरेक्ट, तो ए और बी असत्य हैं। अब समझ में आ गई? बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। ये है Fe2O3 + 2Al आफ्टर रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड + 2Fe। ये 2 लगना है तो बैलेंस करने के लिए लगता है, आपको बताइए। बाकी ये Fe है और बाकी फॉर्मूला है फिक्स वही है।
ये कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। एबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये संयोजन है मतलब कि कॉम्बिनेशन है, द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन है, या फिर विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया है इन चारों में से। अब जिसने पिछला वीडियो लर्न कर लिया वो इजीली टिक कर देगा इसको, क्योंकि इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बन सकते हैं इस चैप्टर में और एक बड़ा सा वीडियो ला दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी अभी से प्रिपेयर रहो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ, कि ये कह रहा है Fe2O3+2 एल्यूमिनियम। अब हुआ क्या देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन था, इधर देखना Fe के पास में ऑक्सीजन था, जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास में ऑक्सीजन है। इसका मतलब Fe से वो जो ऑक्सीजन था वो निकल गया। Fe से मतलब लोहे से, आयरन से ऑक्सीजन निकल के एल्यूमिनियम के पास चला गया, मतलब कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। किसका? ऑक्सीजन का। तो देखो संयोजन कब होती, जब कोई कॉम्बिनेशन कब होती, जब कोई एक पार्टिकल टूट के दो में आता तब। और ये नंबर सी, वियोजन कब होती, जब कोई एक दो टुकड़ों में टूटता। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है ना कि जब दो इकट्ठे हो, मतलब कोई दो एलिमेंट अगर जुड़ते हो, दो तत्व आपस में जुड़ते हो तब तो संयोजन। जब एक तत्व एक एलिमेंट टूट के दो बनाता हो या तीन बनाता हो तब वियोजन यानी कि ये अपने डिकम्पोजिशन। और फिर नंबर 3 है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कब, जब इन दोनों में ही चेंजेज हो जाए। हालांकि ये तो अकेला ही था एल्यूमिनियम, और ऐसा मानो कि यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो तो वो NO3 इसके पास आ जाए, ऑक्सीजन इसके पास चला जाए, मतलब दोनों में ही चेंजेस हो जाए, तब डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। लेकिन अभी तो सिर्फ एक में ही चेंज हो रहा है कि जो ऑक्सीजन था उसके पास गया, मतलब एक ही बार। तो एक ही बार होगा तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ विस्थापन कहलाएगा, यानी कि वो विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। शानदार तरीका है, इस अकॉर्डिंग समझना, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई थिंक इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आगे होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Take the करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर। ये यूँ कहना चाह रहा है कि लोहे चूर्ण, चलो मैं एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन, है ना, यहाँ इसने कहा कि लोहे चूर्ण का मतलब Fe, समझ गए, Fe। उसमें क्या ऐड करना है, लोहे चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु का मतलब था डाइल्यूट, ये HCl ऐड किया, तो आफ्टर रिएक्शन क्या बना, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन बनेगी। पूरी बात समझो, इसने कहा Fe, ब्रैकेट में लिख लेना Fe सॉलिड है, ब्रैकेट में S लिख लेना, मतलब कि Fe ब्रैकेट में S सॉलिड है, HCl डाइल्यूट है, तनु है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही तो लिखा हुआ है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है HCl ब्रैकेट में डाइल्यूट, DIL लिख करके छोड़ देना, DIL बस। आफ्टर रिएक्शन FeCl2 है, आपस में मिल गया आयरन क्लोराइड, ठीक है, वो हो जाएगा एक्वस, ब्रैकेट में लिख देना AQ, और प्लस H2 वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ब्रैकेट में लिख देना G। तो पहला आंसर सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। और उसके आगे ये रिएक्शन भी लिख के आ जाना, एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो रिएक्शन के भी नंबर नहीं कटेंगे, एक अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सीधे ऑप्शन में टिक करोगे, उसे बेटर है कि ऑप्शन में रिएक्शन भी लिखो। बस ध्यान रखना कि Fe वाले ऑप्शन जो वो बॉक्स है उसके आगे तो लिख देना आप सॉलिड, और फिर अब प्लस HCl के ब्रैकेट में लिख देना डाइल्यूट, हिंदी वाले लिख देंगे ठोस या सॉलिड लिखते हैं, हिंदी वाले लिख देंगे तनु, या फिर वैसे हिंदी वाले मीडियम वाले भी डाइल्यूट लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आफ्टर रिएक्शन FeCl2 वाला ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे आपका एक्वस AQ, और प्लस हाइड्रोजन तो आपको पता है ये गैस है, ये ब्रैकेट में लिख देना, फुल मार्क्स आ जाएंगे शानदार तरीके से, ठीक है। सीधा टिक तो करना ही करना, लेकिन रिएक्शन भी जरूर लिखना, एक अभिक्रिया भी जरूर लिख के आना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मैंने 9 क्यों कराया, क्योंकि 4th 5th 6th 7th ये अपन कर चुके, 8th अभी मैं कराऊंगा, और 9th जो क्वेश्चन है ये अपने पिछले वीडियो में जो अब रिएक्शन लिखी थी, अभिक्रिया लिखी थी, उसमें से आंसर लिखना है इसका। ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक अर्थ, मतलब क्या अर्थ है, मतलब डेफिनेशन,
व्हाट डज वन मीन ऑफ बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जांपल, और इसका कोई एक एग्जांपल, तो दोनों के एक एक रिएक्शन मैंने आपको लिखवा रखी है और रिएक्शन लिख देना। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में इसका आंसर है। फिर बच गया 8वां, वो भी करा देता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा बड़ा था इसलिए उसके लिए जगह चाहिए। फिर 9वां ये हो गया, फिर अपना 10वां 11वां जो भी वो भी करा दूंगा सारे। एक 13 क्वेश्चन, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, सभी क्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये भी पिछले वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। और दोनों की डेफिनेशन लिखना है, वही उनमें डिफरेंस है, जो उनकी डेफिनेशन है वही डिफरेंस है। और फिर दोनों के एक एक एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख देना। मतलब मैं जानबूझ की बोर्ड पे दोनों क्वेश्चन लिख के बता भी सकता था, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ये आप पिछले वीडियो में जाके जहाँ पर अपने ये लिख रखा है ना, डेफिनेशन जहाँ लिख रखी है उसके ऊपर लिख देना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 और बुक में टिक कर लेना कि ये अपने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो। और फिर है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखो। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, ये कह रहा है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, इस पूरी प्रोसेस के लिए रिएक्शन लिखिए। ठीक है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखो इसके लिए जैसे इसने बात कही वो क्यों रिएक्शन लिखनी है। सिल्वर नाइट्रेट LgNO3 को कॉपर के साथ अपने रिएक्शन करवाया, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, जैसे अपन इस पर टिक किया था। और विस्थापन जहां पर भी आए, डिस्प्लेसमेंट जहां पर भी आए, इसका मतलब एक बार डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जब तक डबल डिस्प्लेसमेंट का ना गए, द्विविस्थापन का ना गए, जब तक दोनों डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है, इसके अंदर यहाँ वाला इसके पास, इस वाला इसके पास जाता है। जैसे NO3 इसके पास चला गया, कॉपर क्लोराइड होता है तो Cl इसके पास आ गया, दोनों में ही चेंजेज हो गया, इंटरचेंज। उसको तो बोलेंगे अपन द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब तक विस्थापन कहे, डिस्प्लेसमेंट कहे, एक सिंगल चेंज होना चाहिए। जैसे AgNO3 प्लस कॉपर, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ कि जो इसका NO3 था वो कॉपर के पास में चला गया, Ag अकेला बच गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो जाएगी सफिशिएंट। इसमें तो सिर्फ रिएक्शन ही लिखनी थी, इसलिए अपने रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब बचे हुए सारे क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसका 8वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए कि वो किस टाइप की रिएक्शन अभिक्रिया हैं। ठीक है, वो अपन बता देंगे अभी। अच्छा, और एक बात बता दूं, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट मैथ्स कंप्लीट हैं आपकी मैथ्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर जोड़ दी गई, तो जाके मैथ्स भी आप पढ़ा करो डेली। ठीक है, साथ में रखना। यानी राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन केस। ठीक है, देखते हैं। पहला आपको पहले तो ये बताना, इसको रिएक्शन मतलब समीकरण को लिखना है और उसके बाद ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, मतलब कौन सी वो बताना है अपन को। ठीक है, बात करते हैं इसकी। इसने कहा पोटेशियम ब्रोमाइड, ये लो पोटेशियम, ये लो ब्रोमाइड। ठीक है, दोनों की वैलेंसी तो लगेगी नहीं, दोनों की 2 है तो लगेगी नहीं। तो KBr वैसे मैंने आपको ये बताया रखा है स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ के अंदर, बैलेंस कैसे करते हैं, तो आई थिंक ये सबको बनाना आ गया होगा। प्लस बेरियम आयोडाइड, ये लो बेरियम, ये लो आयोडाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड I2, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडाइड की 1, तो ये इसके ऊपर लग जाएगी। ठीक है, BI2 ये मैंने आपको बता रखा है। आफ्टर रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का मतलब K, जो यहाँ लिखा था वही पोटेशियम, आयोडाइड, ये लो आयोडाइड, तो KI2। ठीक है, KI2 नहीं, सॉरी, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है तो KI होगा सिर्फ, पोटेशियम आयोडाइड। अब बैलेंस कर देंगे। फिर हैं बेरियम ब्रोमाइड, ये लो Ba और ये Br2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो Br के ऊपर लग गई। अब सुनो बैलेंस है क्या, देखते हैं। पोटेशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, Br इधर 1 है, इधर Br2 रह गया, तो यहाँ अपन लगा देंगे 2। लेकिन यहाँ 2 लगाने से Br2 तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन 2 लगाने से पोटेशियम के 2 बढ़ गए, तो यहाँ लगा देंगे 2। और यहाँ 2 लिखते ही 1 तीर 2 निशाने कि पोटेशियम के भी 2 हो गए और आयोडाइन के भी 2 हो गए। तो देख लो इधर अपन को आयोडीन के 2 चाहिए थे, तो अब सब कुछ बैलेंस है। बेरियम 1, आयोडीन के 2, पोटेशियम के भी 2, पोटेशियम के भी 2, Br के भी 2, Br के भी 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस रिएक्शन को देख के आपको ये कौन सी रिएक्शन लग रही है बताओ
कि हमने इसको देखा कि यार यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड था, ठीक है, जबकि यहाँ पर बेरियम आयोडाइड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेरियम जो आयोडाइड था वो इसका Br तो चला गया इसके पास, इसका आयोडीन चला गया इसके पास, मतलब दोनों में ही इंटरचेंज हो गया। तो जब डबल 2 बार चेंज होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। तो इसका आंसर पहले तो रिएक्शन लिखनी है, और किस टाइप की है तो आप लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, वेरी गुड। अगला देखते हैं, इसका बी पार्ट ये रहा। अच्छा, बी के लिए जगह नहीं तो अपन यही लिख लेते हैं बी को भी। ये कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट, ये लो जिंक, ये कार्बोनेट ZnCO3 हो गया सॉलिड, आफ्टर रिएक्शन जिंक ऑक्साइड, ये लो जिंक ऑक्साइड, ये है आपका सॉलिड। और अच्छा, इन सब में भी लिख देना, जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड AQ एक्वस है ना, तो ये लो AQ, और ये ब्रोमाइड क्या था सॉलिड, तो ये ज़रूर लिख देना, ठीक है। और आगे ये आपको टाइप तो क्या आगे लिखना ही है, ये अपनी टाइप हो जाएगी, प्रकार हो जाएगा। अच्छा हाँ, कहाँ पहुँच गए? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको बताइए गैस है। देखते हैं बैलेंस है क्या। जिंक एक है CO3 कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट तो है नहीं, तो कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन का 2 + 1 3, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ अपन को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, रिएक्शन कौन सी है? तो रिएक्शन देखो, एक एलिमेंट था 2 में टूट रहा है, एक तत्व था 2 तत्वों में टूट रहा है, इसका मतलब ये कैसी है? ये वियोजन है। कौन सी विक्रिया है? वियोजन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी ये है। तो बड़ा आसान है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट 2 में टूटे, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, यही लिख देते हैं, अपने पास स्पेस और है नहीं। हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन गैस है तो H2 लिखा जाएगा, और G प्लस क्लोरीन Cl, ये भी गैस है तो G लिखा जाएगा। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता ही आपको पता है, और ये भी गैस है तो गैस लिखा जाएगा। लेकिन क्या ये बैलेंस है क्या? तो हमने देखा Cl1 है, Cl1 लेकिन H2 है, तो कोई बात नहीं, 2 लगा देंगे। तो यहाँ हो गया 2H, लेकिन यहाँ Cl1 रह गया तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो 2 ही H2 हो गए भाई, H के 2 बन गए, 2 क्लोरीन के बन गए, 2 क्लोरीन के बन गए, ठीक है, ओके। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? इसमें 2 एलिमेंट एक बन रहा है, इसमें 2 एलिमेंट एक के 2 बन रहे थे तो वियोजन, 2 से 1 बन रहा है तो संयोजन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है। यही लिख देता हूँ शॉर्ट में, थोड़ी जगह तो कम है यहाँ। संयोजन का मतलब कंपोजिशन या एडिशन भी बोल सकते हो। संयोजन को क्या बोल सकते हो? या तो कंपोजिशन या फिर एडिशन रिएक्शन, मतलब कि किन्हीं 2 एलिमेंट का, कोई 2 तत्वों का जुड़ के एक बन जाना, ठीक है। 2 एलिमेंट जुड़ के एक बन गए तो ये हो गया संयोजन या कंपोजिशन रिएक्शन। अब नंबर डी, चौथा पार्ट इसका ऊपर लिखा मैंने, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम को अपन लिखते हैं Mg, ये हो गया सॉलिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लो HCl, ये है एक्वस। आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है, क्योंकि मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, वैलेंसी 2 क्लोरीन पे लग गई, प्लस हाइड्रोजन H2, ये गैस है, और ये है एक्वस, ठीक है, और ये हो जाएगी गैस, ठीक है। अब बैलेंस है क्या? Mg1 है, Cl2 है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं लगा तो 2, लेकिन यहाँ जैसे ही अपने 2 लगाया, एक तीर 2 निशाने, 2 ही हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, अब ये बैलेंस हो गई। बात बिल्कुल परफेक्ट है, बैलेंस तो हो गई। लेकिन अब ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की रिएक्शन है भाई, विस्थापन है, कौन से भी जो पढ़ रहे थे अपन। तो हमने देखा कि ये Mg था जबकि ये HCl था, हाइड्रोजन अकेला हो गया और इससे क्लोरीन निकल के मैग्नीशियम के पास चला गया, इसका मतलब इसका विस्थापन हो गया, डबल नहीं हुआ, एक ही बार होगा तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही बार है तो एक ही बार का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो है ना शानदार क्वेश्चन। 2 बातें हैं इसमें,
पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, संतुलित करना है, देन उसके बाद में उस रिएक्शन का अभिक्रिया का टाइप भी बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। फिर अपन बात कर, अच्छा 9वां मैंने करा दिया था, पिछले जस्ट अभी 9th क्वेश्चन कराया था अपन ने। अब बात करते हैं अपन 10वें की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसने आपसे रीजन पूछा है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम एक्सोथर्मिक भी है, ऊष्माक्षेपी और अपना श्वसन है। श्वसन में अपन सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस छोड़ना और लेना इसमें एनर्जी खर्च होती है और इसमें भी ऊष्मा, जैसे मान लो कि एनर्जी निकलती है, ठीक है। लेकिन श्वसन है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये कैसे काम करता है कि कोई भी इंसान जब खाना खाएगा, सीधी सी बात है, जब खाना खाएगा नहीं तो मर जाएगा, कहाँ से श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा कहाँ से, ठीक है। तो मतलब अपन जो भी खाना खाएंगे वो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, यानी कि हमारा भोजन पाचित होगा। भोजन पाचित होने के बाद रेस्पिरेशन सिस्टम काम करना शुरू होगा, श्वसन प्रक्रिया बाकी वो चलती है, क्योंकि पहला काम तो खाना खाना ही, जब तक एनर्जी लेंगे ही नहीं कैसे बनेगा। और जो भी हम खाना खाते हैं, ध्यान से सुनना है ना, जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें एनर्जी ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होती है। जो एनर्जी है, ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होती है, चेंज होती है ग्लूकोज में, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा कि श्वसन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त का मतलब निकलती है, इसलिए थोड़ा वर्ड ये रखना, अच्छी आंसर है ये। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज यानी कि जो भोजन का पाचन होने से मिलती है, ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाने के साथ साथ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो खाना खाते हैं अपन, उसका जो डाइजेशन होता है, जो पाचन मिलता है, उससे हमें ग्लूकोज मिलती है। इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेल एज रिप्रेजेंट एनर्जी। और ये सब मिलके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा, पानी सब मिलके हमें ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देते हैं। बस सेम टू सेम। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो श्वसन है ऊष्माक्षेपी, इसीलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। रेस्पिरेशन को अपन ये क्या बोलते हैं, इसको ये वाली रिएक्शन का मतलब एक्सोथर्मिक भी अपन इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल अपने लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, मैंने आगे भी लिखवा रखा है आपको। प्लस ये देखो ऑक्सीजन जो कि गैस है, ये एक्वस होता है। आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन यानी कि जल, और एनर्जी अपन को मिल रही है। इंग्लिश में सेम ही है, बस यहाँ ग्लूकोज लिखा है मैंने, बाकी ऊर्जा की जगह एनर्जी, ठीक है। अब आगे समझना ये 6 कैसे लगे, तो ये 6 लगे बैलेंस करने पर, संतुलित करोगे समीकरणों को, रिएक्शंस को। जैसे यहाँ पर कार्बन के 6 थे तो अपन को कार्बन के 6 तो यहाँ हैं, और कार्बन के बैलेंस जब आप करोगे तो ये पाओगे कि 6 कार्बन के, ऑक्सीजन के 12, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन के हो गए 12, 12 और 6 18 हो गए। तो जैसे अपन इसको पूरे को चेक करेंगे तो देख लो, पहले ऑक्सीजन के 12 तो यहाँ पर हो गए, 18 यहाँ पर हो गए, मतलब आपको ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और 8वां तो है ही, ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों माना जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शंस। आंसर क्या लिखना है, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो जो मैंने आपको अपलोड किया था, प्रोवाइड कराया था, उसके अंदर आपको पहले वियोजन की डेफिनेशन लिखनी है, मतलब कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, फिर आपको संयोजन की डेफिनेशन है, परिभाषा लिखनी है, फिर दोनों के मैंने जो एग्जाम्पल एक लिखे थे दोनों के एग्जाम्पल लिख देना, और लास्ट में रीजन लिख देना कि यही कारण है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत माना जाता है, यानी कि यही रीजन है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन माना जाता है, ठीक है। तो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पीछे वाले वीडियो में दोनों की डेफिनेशन प्लस दोनों के एग्जाम्पल, बस वो आंसर है, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 12, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने बुक में मैंने आपको करवाया भी नहीं था थ्योरी में, क्योंकि मुझे पता था कि थ्योरी के अंदर अपन अभी फालतू लिखेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन है तो वापस अपना वहाँ लिख देंगे। तो ये आपको बुक के पीछे 12 क्वेश्चन दे रखा था कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के, ये बुक के मिड से हैं, तीनों रिएक्शन आपके बुक में मिड में दे रखी है, वो अपने अभी काम आ जाएगी कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा निकलती हो या प्रदान की जाती हो। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, form of light and form of electricity। तीनों के बारे में अपन को एक एक एग्जाम्पल अपन को इसमें लिखना है बस। तो देखो ऊष्मा के रूप में सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया अपने। ऊष्मा के रूप में फॉर्म ऑफ हीट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, आफ्टर रिएक्शन ऊष्मा, क्योंकि जो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं हीट ऊष्मा के रूप में लिख रहे हैं, यहाँ भी अपन ऊष्मा लिख देंगे, इंग्लिश वाले लिख देंगे हीट, एरो के ऊपर लिख देना हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नंबर सेकंड जो उसमें पूछा था, ऊष्मा तो अपन ने कर दिया यानी कि हीट तो कर दिया, फिर पूछा प्रकाश के रूप में यानी फॉर्म ऑफ लाइट, प्रकाश के रूप में फॉर्म ऑफ लाइट में लेंगे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो कि सल्फर है, आफ्टर सॉलिड है आफ्टर रिएक्शन सूर्य का प्रकाश यानी कि लाइट बोल दो चाहे सनलाइट बोल दो एक ही बात है, ठीक है। सनलाइट इंग्लिश में क्या लिख देंगे, एरो के ऊपर सनलाइट। तो सिल्वर प्लस Cl2 आपको पता है सॉलिड है और Cl2 यानी क्लोरीन गैस है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया ताकि 2 सिल्वर के Ag के हो जाए, 2 Ag के हो जाए, Cl2 के भी 2 हो जाए, क्लोरीन के भी, इधर भी क्लोरीन के 2 हो जाए। बैलेंस भी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल कहीं पर भी लिख लेना, वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट अब पूछा उसने इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि विद्युत का, तो विद्युत के रूप में इनके फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पानी ले लिया अपन H2 जो कि लिक्विड होता है, आफ्टर रिएक्शन विद्युत, तो आप यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर रिएक्शन 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन। अब बैलेंस करने के लिए 2 लगाया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब देखो इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन को अपन O2 लिखेंगे गैस, इस वजह से ऑक्सीजन 2 हो गया, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 था इसलिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ा, तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, इससे ऑक्सीजन 2, तो बैलेंस भी है। और अपना ये क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लीट भी हो गया, और जो बुक के मिड में कुछ 3 बातें छोड़ी थी मैंने वो अपनी अब काम आ गई, ठीक है। तो 1 तीर 2 निशाने अपने हो गए। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देखकर समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। यानी कि जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, जो अवक्षेपण अभिक्रिया है, उसकी पहले परिभाषा देनी है, फिर उसका एक एग्जाम्पल। तो देखो नाम में पता चला अवक्षेप यानी कि ऐसा कोई लिक्विड जो पेंदे पे किसी भी चीज़ के पेंदे बेस पे रुक जाना, जम जाना, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद अविलेय मतलब बिना मिले, अविलेय मतलब जब मिले ही नहीं, डिसोसिएटेड स्टेट यानी कि जब पानी में कंप्लीट ना मिले, अविलेय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन में जो मिला हुआ पोर्शन होता है, सॉल्युबल जो होता है, उसके नीचे स्तर हो जाता है, मतलब विलयन में स्तर का मतलब नीचे पेंदे पे बैठ जाता है, उसे तो हम कहते हैं अवक्षेप। वापस समझो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद अविलेय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन में नीचे पेंदा जो होता है वहां पर स्तर हो जाता है, उसे हम कह देते हैं ये अवक्षेप है। और इस प्रोसेस को, इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सच रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन ए डिसोसिएटेड स्टेट एंड सेटल्स डाउन, ठीक है, यानी कि नीचे स्तर हो जाना पेंदे में, इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए प्रीसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस है प्लस बेरियम क्लोराइड, ये चीज़ें प्रैक्टिकल लैब के अंदर करने वाली चीज़ें हैं। वह आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब आपस में रिएक्शन कराओगे तब आपको पता चलेगा कि वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का जो लिक्विड बन रहा है, कौन पेंदे बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में रिटर्न एग्जाम होगा तो वहाँ पर तो अपन को याद ही करनी पड़ेगी। तो ये शानदार अपनी डेफिनेशन प्लस ये रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 15 तक 1 से लेके 15 तक कंप्लीट हो गए। अब जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं और चैप्टर के बारे में कोई छोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह बच जाती है, वो ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने, ठीक है। ओके।